सरोवर नगरी नैनीताल और कैची धाम पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। मां नैना देवी और बाबा नीम करोली धाम में की पूजा। राष्ट्रपति ने की राष्ट्र की खुशहाली की कामना। विधानसभा विशेष सत्र में सीएम धामी का कड़ा संदेश। संविधान और विधि विधान व्यवस्था के अनुसार ही चलेगा राज्य। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक। डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई बैठक। कानून उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। टिहरी में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन। डीएम दीपिका खंडेलवाल ने सुनी जनता की समस्याएं। जनता दरबार में मिले 79 आवेदन पत्र। और मसूरी में लोगों की मांग पर सड़क निर्माण कार्य पूरा। नगर पालिका सभासद ने पूरा की लोगों की मांग। लोगों ने सभासद बबीता मल्ल का जताया आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर में पहुंचकर मां नैना देवी की पूजा अर्चना की और राष्ट्र की सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैची धाम स्थित बाबा नीम करोली महाराज जी की मूर्ति की दर्शन किए और साथ ही सभी मंदिरों में जाकर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर आगमन पर मंदिर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष समारोह की श्रृंखला में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं काशीपुर का, जहां सीएम धामी सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। यदि हमारे राज्य की आत्मा गांव में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। मुझे प्रसन्नता है आप सभी हमारे शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभा रहे हैं। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण ही आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, जन कल्याण जैसे अनेक क्षेत्रों में आज प्रगति निरंतर कर रहे हैं। मैं इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिसमें आप सभी सहभागी हैं, सम्मिलित हैं और आपका सराहनीय योगदान है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से, इसी निष्ठा से, इसी समर्पण से, इसी जनसेवा के भाव से इन सेवा के कार्यों का, अपने दायित्वों को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड का स्वरूप तेजी से बदला है। जहां राज्य स्थापना के कालखंड की अगर मैं बात करूं 2001 में, तो हमारी जनसंख्या लगभग 16% थी शहरी क्षेत्रों में। वही आज ये बढ़कर 36% से अधिक हो चुकी है। यही नहीं, राज्य गठन के समय हमारे यहां केवल 63 स्थानीय निकाय थे और देहरादून एकमात्र नगर निगम हुआ करता था। लेकिन आज हमारे राज्य में 160 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम हमारे शहरों के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट जहां केवल 56 करोड़ रुपए था, वहीं आज ये बढ़कर 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। इन बीते 25 वर्षों में हमारे शहरों में न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के भी अनगिनत अवसर भी सृजित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के अंदर लाखों
शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति। और डीएम नितिका खंडेलवाल ने नई टिहरी में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने हनुमान चौक के समीप सुमन पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की जानकारी लेते हुए संबंधित को कार्यों में प्रगति लाते हुए 9 नवंबर तक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला अस्पताल बौराड़ी में बनाए जा रहे मदर फीडिंग रूम में कार्यों का निरीक्षण करते हुए फिटिंग रूम में फर्नीचर, पर्दे आदि लगाए जाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमल तप्पड़ और इसके साथ ही कैमसारी बौराड़ी में पार्क सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत तीनों तरफ से फेसिंग करने और अप्रोच मार्ग पर लगी रेलिंग का रंग रोगन करने को कहा। और आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित की गई है। सदन में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, ग्रामीण विकास और सैनिक कल्याण विभाग की उपलब्धियों को साझा किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा भवन देहरादून, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी दे रहे हैं अपना वक्तव्य। जवाब ये दिया जिससे मुझे उन वीर सपूतों, बलिदानियों, पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के लिए कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज इस रजत जयंती के अवसर पर मैं अत्यंत गर्व और दृढ़ता के साथ सैनिक कल्याण विभाग की राज्य स्थापना से लेकर अब तक के 25 वर्षों में हासिल मुख्य उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूं। अध्यक्षा जी, संख्याएं केवल आंकड़े नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता की कहानी है। वर्ष 2000 में जब राज्य अस्तित्व में आया तब विभाग का बजट मात्र 4 करोड़ 26 लाख रुपए था। आज वह बढ़कर 80 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया है। इसमें लगभग 19 गुना की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सिर्फ संख्या नहीं बल्कि हमारे शहीदों और उनके परिवारों के प्रति हमारे दायित्व का प्रमाण है। इसी प्रकार वर्ष 2000 में जहां 1,36,000 पूर्व सैनिक और आश्रित पंजीकृत थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 1,92,000 हो चुकी है। इसमें 41% की वृद्धि हुई है। साथ ही सैनिक विश्राम गृहों की संख्या रोज राज्य के गठन के समय 18 थी, आज बढ़कर 36 हो गई है। इसमें 100% की वृद्धि हुई है। यह केवल आंकड़ा नहीं बल्कि हमारी सैनिकों के सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, हमारे वीर शहीदों और उनके परिवारों का सम्मान हमारा धर्म है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने पेंशन और अनुदानों में ऐतिहासिक वृद्धि की है। कारगिल शहीदों को दे पेंशन, जो कि राज्य गठन पर माता पिता को 2500 रुपए में व पत्नी को 5000 रुपए मिलती थी, वर्तमान में यह राशि बढ़ाकर माता पिता को 5000 रुपए तथा पत्नी को 7,500 रुपए दी जा रही है। परमवीर चक्र विजेताओं के लिए एक मुश्त अनुदान राशि, जो कि वर्ष 2000 में 2 लाख रुपए थी, को बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और बिना हेलमेट वाले चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने ड्राइविंग स्कूलों के मानकों का निरीक्षण करने और जनपद की ब्लैक स्पॉट की संख्या कम करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्घटना संभावित स्थानों और अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय चेकिंग अभियान चलाया जाए। साथ ही एनएचआई और लोनीवे के अधिकारियों को सड़कों को तत्परता से गड्ढा मुक्त करने के
लिए पेच पर कार्य को दुरुस्त करने को लेकर निर्देशित किया गया ताकि कोई भी दुर्घटना घटित न होने पाए। बैठक ली गई, इसमें ये देखा गया कि कहाँ पर पिछले 8 से 9 महीने जब से हमारा ये 2025 साल है, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की जो दुर्घटनाएं हुई है उसका समीक्षा की गई। उसमें हमने देखा कि जो अधिकतर दुर्घटनाएं हुई है वो नेशनल हाईवेज पर हुई है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक लोड भी ज्यादा रहता है, और उन पैचेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं और किस समय किस टाइम ड्यूरेशन में एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये निष्कर्ष निकला है कि शाम के 6 से 9 और सुबह के 6 से 9 इस टाइम में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हमारे जनपद में हुए हैं। तो एनफोर्समेंट टीम्स को इसी टाइम पीरियड में जहाँ पे ज्यादा दुर्घटना हुई उसी एरिया में आइडेंटिफाई करके प्लेस किया जाएगा। और रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कॉज निकल के आया है एक्सीडेंट्स का, तो उसी पर हम लोग इस बार सख्ती करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से श्रीनगर पौड़ी में वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित मेले को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। आगे अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां सीएम धामी श्रीनगर में आयोजित मेले को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे और भी अधिक खुशी होती अगर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु विधानसभा के विशेष सत्र में व्यस्त होने के कारण आपसे वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में एक महातप 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए शिव आराधना की थी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों का व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। प्रत्येक वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का भी प्रतीक है, क्योंकि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस मेले के सभी आयोजक मंडल को, नगर निगम महापौर को, सभी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्र। जनता दरबार कार्यक्रम के अंतर्गत डीएम नितिका खंडेलवाल ने जिला सभागार नई टिहरी में जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुना। जनता दरबार में 79 आवेदन पत्र दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर डीएम ने सीएम हेल्पलाइन, तहसील दिवस, बहुउद्देश्य शिविर में दर्ज लंबी शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का प्राथमिकता पर समयांतर्गत निस्तारण करते हुए फरियादियों को भी अवगत कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी विभागों को अनुपयोगी वाहनों की सूची एआरटीओ को उपलब्ध कराने और वाहनों की फिटनेस रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। पर्यटन रोड कोठी कॉलोनी से डोबरा अंतर्गत आने वाले काश्तकारों की भूमि और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में बैठक करने के निर्देश दिए। आज भी अगर हम देखिए जनता दर्शन, उसमें 75 कंप्लेंट्स आई हैं और मुझे लगता है मौके पे कम से कम हमारी आज 6-7 कंप्लेंट्स निस्तारित नहीं होंगी। कुछ मांगे मैं बोलूंगी कि लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो कुछ मांग का भी स्वरूप है, तो उनको भी हम
हम लोग देखते हैं और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ये रहते हैं कि जितनी भी जनता दरबार में एप्लीकेशन आती है उसमें हम लोग मैंडेटरी फोन नंबर्स लेते हैं ताकि वो लें और जो भी उनको सूचना देनी है, यदि उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसका क्या निस्तारण किया जा रहा है, वो समय उनको सूचित कर दें। ये इंस्ट्रक्शन आज अधिकारियों को दिए भी गए हैं और हम लोग इसका फॉलोअप भी लेते हैं। आज हम लोगों ने, क्योंकि जनता दरबार में जितनी शिकायत आती है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हम लोग उसको जल समर्पण पोर्टल पर डालते भी हैं और उसका उसी से हम रिव्यू भी करते हैं। और राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में 25 साल में हुए विकास कार्यों और आगामी 25 के विकास के रोड मैप पर चर्चा हो रही है और इस दौरान सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्ष ने सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा भवन देहरादून, जहां सत्र की कार्यवाही चल रही है। मोटर मार्ग, खरसाई मोटर मार्ग, तेफरा कंडाला मोटर मार्ग, मंगरौली मोटर मार्ग, इठोली सुंदरगांव और इसके साथ ही मैं अपनी सरकार का आभार और धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का कि उनके द्वारा मेरे क्षेत्र में जो गैरसैंण के अंतर्गत बहुत बड़ी समस्या थी वर्षों की पेयजल की, उसके लिए 6 करोड़ रुपया गैरसैंण में पेयजल की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया। के लिए भी हॉस्टल का निर्माण कराया जाना चाहिए। CSR मद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतने उद्योग स्थापित हैं, फिर भी हमें सरकार की तरफ देखना पड़ता है। शिक्षा का मंदिर हमारे विद्यालय हैं। अगर एक एक इंडस्ट्री एक एक विद्यालय को गोद लेगी तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह की सरकार पर उसके लिए निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि हमारे उद्योगों से CSR मद में विद्यालयों का जो संसाधन है वो प्राप्त हो सके। ऋण चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। जी, सिडकुल की स्थापना की गई थी कि इस राज्य में युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य में उद्योगों की स्थापना होगी। इस बीच इस राज्य में 12 शराब की फैक्ट्रियों को सिंगल विंडो सिडकुल से आवंटित कर दिए गए, परमिशंस दे दी गई। देवप्रयाग को भी नहीं छोड़ा। देवप्रयाग जैसी जगह पर हिलटॉप शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग भी वहां पे कर दी गई है मंजूर जी। नहीं, अरे भाई सुन लेना। और सबसे बड़ा ये अध्यक्ष जी, उस हॉस्पिटल को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, 35 दिन हजारों की संख्या में लगातार धरने पर बैठे हुए, भूख हड़ताल उन्होंने की। आखिर आपने सब कुछ दे दिया है, वहां पर आपने विशेषज्ञ डॉक्टर दे दिए हैं, आपने उपकरण दे दिए हैं, सारी सुविधाओं से युक्त कर दिया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, तो फिर यहां आने की जरूरत क्या थी उन्हें? क्यों आ रहे हैं? वो राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं है, वो जन आंदोलन है, उनकी मांग है, उनकी आवश्यकता है। आपने रेफरल सेंटर बना दिए हैं, पहाड़ों के अस्पतालों को रेफरल सेंटर बना दिया है और आज आप बात कर रहे हैं कि हमने ये शासनादेश जारी कर दिए गए। आप कह रहे हैं हमने वहां पर 2 विशेषज्ञ डॉक्टर भेज दिए, आप कह रहे हैं कि हमने शासनादेश जारी कर दिया। इसके मायने क्या है माननीय अध्यक्ष जी? सदन को गुमराह किया जा रहा माननीय अध्यक्ष जी। क्यों कल रात की बात घटना, आज तक आपका प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचे? सरकार वहां पर पहुंची? पुलिस का राज, बेलगाम पुलिस, बेलगाम अधिकारी, आपके सब सरकार के सामने मस्तक है माननीय अध्यक्ष जी। और इसमें से राज्य की बात कर रहे हैं, 25वें वर्ष की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। क्या यही उत्तराखंड के जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसका यही परिणति होनी थी क्या? इसीलिए राज्य बना था। आप उत्सव मना रहे हैं, कॉमेडी शो कर रहे हैं, क्या इसीलिए? जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और जिन्होंने संघर्ष किया, कोदा दिगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, ये परिकल्पना साकार रूप ले रही क्या? इसलिए मैं आपसे चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए, सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है माननीय अध्यक्ष जी, इन 25 वर्षों में माननीय नेता प्रतिपक्ष 15 वर्षों तक सत्ता के मुख्य धुरी में रहे,
विधानसभा अध्यक्ष से लेकर 10 वर्ष तक मंत्री के रूप में इस राज्य में रहे। उसके बाद अपनी नाकामियों को लेकर के राजनीतिकरण करने की बात करना, मैं समझता हूं ये राजनीति की राजनीति गलत है। सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप, सरकार की कमी छुपा रहे हैं आप। रास्ते का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम बताएंगे ऐसे बात सेवा से जुड़ा सवाल है, राजनीति नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को लेकर नगर पालिका सभासद बबीता मल्ल द्वारा वार्ड नंबर 3 में सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पूर्व में इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय सभासद से मार्ग के निर्माण की मांग की थी, जिस पर नगर पालिका सभासद द्वारा मार्ग के निर्माण को लेकर कार्यवाही शुरू की गई और उसका चौड़ीकरण कर मार्ग को आज जनता को समर्पित किया गया है। सभासद बबीता मल्ल ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में उन्होंने जनता से किया गया वादा पूरा किया और बेहतर मार्ग जनता को समर्पित किया है। इसके साथ ही स्थानीय निवासी सुरेश गोयल ने कहा कि इस मार्ग से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, लेकिन खराब सड़क होने के कारण कई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और अब ये सड़क बनने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो हमने चुनाव लड़ा, सबसे पहले हमने ये रोड में देखा था कि बहुत क्षतिग्रस्त थी ये रोड, बहुत बुरे हाल थे रोडों के। तो हमने ये संकल्प लिया था कि मतलब सबसे पहले हम रोडों का काम शुरू करवाएंगे और इन रोडों को अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले कितनी संकरी थी, अब कितनी चौड़ीकरण हो रखा है इस रोड का और किस हिसाब से ये रोड बन रखी है। ये तो हर किसी को पता है कि मतलब इस रोड में कितने समय से काम चल रहा था। यहाँ रह रहे हैं, हम देखते थे रोड की हालत बड़ी खराब थी और इस साल जो इन्होंने रोड बनाई है बहुत अच्छी रोड है और काफी चौड़ी भी हो गई है और इसमें मेटल भी बहुत अच्छा पड़ा है। जैसे कि स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, उनकी बाइकें और 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसी का रोड जो है बनानी अच्छी चाहिए, जैसे कि आने वाली पीढ़ी भी देखे और सब इसको प्रशंसा करें। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है और इसी क्रम में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हर की पौड़ी क्षेत्र और गंगा घाटों से 25 भिखारियों को पकड़ा है, जो भीख मांगते हुए पाए गए। पकड़े गए सभी भिखारियों का बैकअप एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत चालान किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अवैध रूप से बैठकर भीख मांगते थे और श्रद्धालुओं और भक्तों को परेशान करते थे, जिससे व्यवस्था बाधित हो रही थी। आगामी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। सीओ सिटी ने इस संबंध में बताया कि यह कार्यवाही आगामी कार्तिक पूर्णिमा स्नान को ध्यान में रखते हुए की गई है। जो लोग अवैध रूप से बैठे हैं, भीख मांगते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और व्यवस्था बनी रहे। हरिद्वार पुलिस का यह कदम धार्मिक आयोजनों से पहले सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। चंपावत के लोहा घाट से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां लोहा घाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र डुंगरा बोरा के पास कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक डुंगरा निवासी व्यक्ति अपनी कार से लोहा घाट की ओर जा रहे थे। कार में उनके साथ ही 2 लोग सवार थे। सुबह करीब 9 बजे डुंगरा बोरा के पास कार बेकाबू होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से घायल को खाई से निकालकर सड़क तक लाया गया और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। और वहीं विधानसभा विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कड़ा संदेश देखने को मिला। संविधान और विधि व्यवस्था के अनुसार ही चलेगा राज्य, अधिकारियों को निर्देश, जायज विधि सम्मत और संवैधानिक बातों को सुने। वर्ग विशेष को डराने के आरोपों पर सीएम धामी ने कहा, हम जो भी करते हैं संविधान और कानून के अनुसार देश की विधि व्यवस्था पर करते हैं विश्वास। देवभूमि में नहीं चलेगा अतिक्रमण और कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा, लाल हरी पीली
और नीली चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, विधि व्यवस्था के अनुसार हटाए जा रहे हैं अवैध अतिक्रमण और कब्जे। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य संविधान और विधि व्यवस्था के तहत ही लेंगे हर निर्णय। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रहेगा अभियान जारी। अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया है, ये नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है, देखिए हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।